गुड मॉर्निंग है दोस्तों। एक नई सुबह और फिर एक नई उम्मीद के साथ कि हमारा आज का सफ़र भी बहुत शानदार और बहुत उम्दा गुजरेगा और बग़ैर किसी प्रॉब्लम और बग़ैर किसी पंगे के गुजरेगा। मैं अभी तक कुर्तुबा में ही हूँ और आज मुझे निकलना है कुर्तुबा से एक और शहर गरनाता की तरफ। गरनाता भी कुर्तुबा की तरह एक बहुत तारीख़ी शहर है और वहाँ की सबसे काबिल ज़िक्र जो डेस्टिनेशन है वो है वहाँ का अलहम्रा पैलेस, जो कि उसी वक़्त बनु उमैया के एक बादशाह ने बनवाया था। तो अभी आज मेरा प्रोग्राम है कुर्तुबा से गरनाता की तरफ और ये सफ़र भी हम बाई ट्रेन सफ़र करेंगे। गरनाता यहाँ से ट्रेन से अगर जाएं तो करीबन 1.5 घंटे की दूरी के ऊपर है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं निकला हूँ अपने होटल से और अभी कॉफ़ी की भी बड़ी शदीद तलब है और नाश्ता भी करना है। तो अभी सबसे पहले चल के करते हैं नाश्ता, कुछ कॉफ़ी शॉफ़ी पीते हैं, ताज़ा दम होते हैं और फिर चलेंगे रेलवे स्टेशन की तरफ और वहाँ से रवाना होंगे गरनाता की तरफ। कुर्तुबा रेलवे स्टेशन पे तो मैं पहुँच गया हूँ, लेकिन अभी मेरी ट्रेन में काफ़ी टाइम है, तो इतना टाइम अब यहाँ बैठ के तो नहीं गुजार सकते। तो कुछ थोड़ा सा ज़रा इर्द गिर्द का जो मॉडर्न कुर्तुबा है उसका टूर कर दें। ये आ गया जी हमारा टिपिकल नाश्ता, एक ऑमलेट के साथ में उनका टिपिकल बर्गर मुझे इन्होंने दिखाया है। भारत पता नहीं कैसे ट्राई करते हैं कॉफ़ी तो पिएगा। यार इन शहरों में ये जो कैफ़े कल्चर है ना, ये बहुत पसंद है मुझे। और क्या आपको हर थोड़े से फासले के बाद कोई कैफ़े, कोई कॉफ़ी हाउस, कोई चाय खाना, कुछ ना कुछ इस तरह का मिल जाता है कि जहाँ पे आप बैठ के अगर दोस्तों के साथ हैं तो बैठ के ज़रा गपशप लगा लेते हैं, अगर थक गए हैं तो कुछ चाय कॉफ़ी वगैरह पी के तो थोड़ा ताज़ा दम हो जाते हैं। और यहाँ पर मज़े की बात, ये जो कॉफ़ी कल्चर है ये अरब अपने साथ लेके आए थे कि जब उन्होंने अल-अंदलुस को फ़तह किया और स्पेन में बसे आके बनु उमैया के डिसेंडेंट जिन्होंने, तो वो अपने साथ ये कॉफ़ी का कल्चर लेके आए थे। तो यूरोपियंस ने जिस तरह से और बहुत सारे चीज़ों को अपनाया और बहुत सारे कल्चर्स जो कि अरब अपने साथ लेके आए थे स्पेन के रास्ते यूरोप में, उनको अपनाया और उनमें से एक ये कॉफ़ी कल्चर भी था। बहुत साफ़ सुथरा सा शहर है, बड़ी सड़कों के दोनों तरफ दरख्त एक कतार के अंदर लगे हुए हैं और सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल है। सुपर बाज़ार जियांग किंग, चीनी हर जगह पे है भाई। स्पेन में रेलवे स्टेशंस के ऊपर एक और चीज़ मैंने नोट की कि आमतौर पे जो सिक्योरिटी कंट्रोल होता है एयरपोर्ट्स के ऊपर, कि आपके बैग और आप सारी उसकी स्क्रीनिंग करते हैं कि कोई बम शम तो नहीं लेके जा रहा साथ। तो स्पेन में रेलवे स्टेशंस के ऊपर भी एंट्री के ऊपर आपके बैग की स्क्रीनिंग होती है और उसमें सारी चेकिंग करते हैं कि भाई कोई, पता नहीं इसकी क्या वजह, मुझे लग रहा है शायद कभी कोई हुआ था हादसा इस तरह का, जिसके बाद से फिर इन्होंने रेलवे स्टेशन के ऊपर भी सामान की चेकिंग शुरू कर दी। बहरहाल ट्रेन का अपना टाइम होने वाला है, अब चल के थोड़ी देर बैठते हैं कुर्तुबा के रेलवे स्टेशन के ऊपर और इस शहर को कहते हैं अलविदा।
हम पहुंच गए हैं गरनाता। अभी रिसेंटली मैं निकला हूँ ट्रेन से, गरनाता आया हूँ कुतुबा से बाई ट्रेन। ट्रेन में मैं सफ़र के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बता सका, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई ट्रेन में, वो इसलिए कि मेरे इर्द गिर्द रश काफ़ी था। तो अक्सर जो लोग इर्द गिर्द बैठे होते हैं ना, वो पसंद नहीं करते कि वो भी वीडियो में आए। तो इसलिए फिर मैं कोशिश करता हूँ कि जब इर्द गिर्द लोग ज़्यादा हों फिर वहाँ पे वीडियो ना बनाई जाए, कोई ना कोई ऐसी नाखुशगवार वाक़या हो जाए। तो उससे बेहतर है कि थोड़ा सा परहेज़ ही कर लें। तो कुर्तुबा से गरनाता 1.5 घंटे का सफ़र था। उसी ट्रेन में, वही हाई स्पीड ट्रेन जिसके ऊपर मैं पीछे बार्सिलोना से कुर्तुबा आया था, तो 1.5 घंटे में इसने हमें पहुँचा दिया है गरनाता। और इसकी टिकट मुझे पड़ी है 20 यूरो। कॉफ़ी की भी बड़ी शदीद तलब हो रही थी मुझे वहाँ पे, तो लेकिन सफ़र क्योंकि थोड़ा सा कम वक्त का था, तो मैंने कहा यार 1 घंटा ज़रा बर्दाश्त कर लो उतर के। तो रास्ते में कहीं से बैठ के पीते हैं कॉफ़ी, और उसके बाद फिर जाएंगे अपने कमरे में, जो कि मैंने booking.com से ही बुक किया था। और एक कमरा भी मुझे यहाँ सस्ता मिल गया था, तो जाके देखते हैं कैसा है। ये गरनाता स्टेशन से निकलते साथ ही एक मैंने बड़ी मज़ेदार चीज़ देखी यार। ये देखो, ये सड़क के किनारे सारे दरख्त हैं कतार के अंदर, और ये सारे दरख्त हैं संतरे के, माल्टे के या किन्नू, और ये माल्टे सारे दरख्तों से गिरे हुए, ये सारे नीचे ज़मीन के ऊपर पड़े हुए हैं। बहुत ज़रख़ीज़ ज़मीन है यार, ये देखो। और ये कुछ माल्टे लगे भी हुए हैं दरख्तों के ऊपर। अच्छा, कॉफ़ी पीने के लिए मुझे एक कैफ़े नज़र आया, और जैसे ही मैं कैफ़े के अंदर घुसा हूँ अभी, तो मुझे पता चला जी कि उनके क्लोजिंग टाइम हो गया, तो वो बिल्कुल बंद करने लगे थे। अब कॉफ़ी का मैंने उसे कह दिया, तो मैंने सोचा यार इधर बैठ के तो पी नहीं सकते, लेकिन उसने बहरहाल वो जो बंदी थी वहाँ पे बाहर कैफ़े के अंदर, इतने खलूस के साथ उसने, इतने प्यार से उसने कहा ना कि बैठ जाओ और पी लो, कोई मसला नहीं, अगर हम थोड़ी देर इंतज़ार कर लेंगे। अब ये वो है जो मैंने अख़ज़ की है, जो मुझे समझ आई है। अब कहा उसने स्पेनिश में था, मुझे नहीं पता कि क्या उसने, लेकिन ऑब्वियसली यही कहा होगा, इशारों से तो यही समझ आई। फिर मैंने पी लिया कॉफ़ी बैठ के जल्दी जल्दी से। और अब जो कमरा बुक किया था मैंने, वो भी यहाँ से करीब ही है, लेकिन उसमें अब टाइमिंग है चेक इन की 3 बजे के बाद। अब घंटा भी है मेरे पास, अब ये घंटा यहीं पे थोड़ी सी आवारागर्दी और चहलकदमी करके गुजारते हैं, और फिर 3 बजे तक जाऊंगा कमरे। पता नहीं अब वहाँ पर क्या सरप्राइज़ है। वैसे मैं नॉर्मली कमरे नहीं दिखाता अपने सफ़र के दौरान, वो कि एक जैसे होते हैं, लेकिन ये ज़रा चीज़ मुझे थोड़ी सी डिफरेंट लगी थी, इंटरेस्टिंग, तो इसलिए ये दिखाना ज़रूरी है। ये एक अपार्टमेंट है किसी का प्राइवेट, और उसमें बहुत सारे कमरे हैं। वो कमरे जो बंदा है उसका, ओनर इसका, वो देता है रेंट के ऊपर। इसी तरह से ट्रैवलर्स को, किसी को 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, जब के लिए भी चाहिए। तो इस अपार्टमेंट में ये है जी बालकनी। ये बालकनी से व्यू है बाहर का। ये अपार्टमेंट बिल्कुल इस सिटी सेंटर में है, और ये नीचे मार्केट है, ये पूरी की पूरी गली। तो ये भी एक फ़ायदा है कि कुछ भी चाहिए हो तो यहाँ पर जाके ले सकते हैं। और एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये है कि क्योंकि ये किसी का ज़ाती अपार्टमेंट है, तो किचन भी है। तो बहुत दिनों से अंडे नहीं खाए, तो अंडे ला के तो बॉयल करके खाएंगे। चूल्हा भी है,
ओवन भी है। और ये है छोटा सा कमरा जहाँ पर हमने गुजारनी है अपनी दूर रातें। ये क्या है यार, पिज़्ज़ा शवारमा पाकिस्तान। ये गन्नाता में मेरा ख्याल है कोई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, इन होगा ये इस वक्त बंद मेरा ख्याल है। ओ शिट, ये इस वक्त बंद। अच्छा, वही दोपहर को इनका रेस्ट का टाइम। पहाड़ों से घिरा हुआ ये शहर है, सारे रास्ते इसके इसी तरह से ऊंचे नीचे। अभी तो चढ़ाई चढ़ते हुए काफ़ी सांस चढ़ गया है। यहाँ से इस शहर का जो व्यू है ना यार, बहुत ही खूबसूरत। गरनाता शहर की तारीख़ बड़ी दर्दनाक है। यहाँ पर जगह जगह के ऊपर चर्चेज़ नज़र आएंगे आपको घूमते हुए, लेकिन ये तमाम चर्चेज़ मस्जिदों को कन्वर्ट किए हुए हैं। ये मस्जिदें बनी थी बनु उमैया के दौर में। अब जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था जब कुर्तुबा में था कि 1236 में कुर्तुबा को फ़तह कर लिया क्रिश्चियन मोनार्क्स ने, जो ईसाई बादशाह थे उन्होंने वापस बनु उमैया से। और इदरीस अल मामून जो आखिरी ताकतवर बादशाह था उम्मियों का, कि जिसको फिर 1236 में वो इक़्तिदार छोड़ना पड़ा और अल अंदलुस के ऊपर से फिर बनु उमैया का जो इक़्तिदार था वो ख़त्म हुआ। और इसी दौरान इब्न अल अहमर जो कि नासरियों का एक बादशाह था, उसको मौका मिला गरनाता के ऊपर हुकूमत करने का। ये वही दौर था कि जिसमें फर्डिनेंड III और इज़ाबेला जो कि कस्टेलो रियासत के बादशाह थे, ईसाई बादशाह, वो अल अंदलुस की ज़्यादातर रियासतों को फ़तह कर चुके हुए थे, जिसमें कुर्तुबा भी शामिल था। तो अल अहमर जो कि नासरियों का बादशाह था, ये वक्तन फ़वक्तन ईसाई बादशाहों की मदद भी करता रहता था अपनी इक़्तिदार को बचाने के लिए। ये वही वक्त था कि जब अल अंदलुस के अंदर मुख्तलिफ़ जो मुस्लिम रियासतें थी वो अलग-अलग हो गई, कुर्तुबा की रियासत और गरनाता की और टोलेडो की। तो तभी ईसाई बादशाहों को मौका भी मिला कि वो आहिस्ता आहिस्ता से इन सारे शहरों को वापस फ़तह करते गए। अल अहमर जब मुख्तलिफ़ वक्तन फ़वक्तन क्योंकि इनकी मदद करता रहता था, तो वो एक तरह की ज़िली रियासत बन गया गरनाता कस्टेलो की, जो कि ईसाई बादशाह था उस वक्त, फर्डिनेंड III। तो एक ज़िली रियासत होने की वजह से ये एक तरह से इत्तेहादी भी था, लेकिन इनकी अक्सर लड़ाइयाँ भी होती रहती थी आपस में। तो अक्सर औक़ात जब ये ईसाई बादशाहों की मदद करता था अपनी रियासत को बचाने के लिए दूसरी मुस्लिम रियासतों के ख़िलाफ़। इसके अलावा इब्न अल अहमर की फर्डिनेंड III से भी कभी कभार लड़ाई होती रहती थी, और उसके लिए उसने कई बार मदद मांगी। नॉर्थ अफ्रीका में जो मुस्लिम रियासतें थी, जिसमें काबिल क़दर नाम यूसुफ बिन ताशफैन का है। गरनाता चूँकि एक वाहिद रियासत बच गई थी कि जो कि उमैयों के अभी तक कंट्रोल में थी, तो बाकी तमाम रियासतें जिनके ऊपर ईसाई बादशाह कब्ज़ा कर चुके थे, तो जितने भी मुसलमान हैं वो सारे इमिग्रेंट्स मुहाजिरों की सूरत में गरनाता आते थे। तो उसकी वजह से गरनाता शहर, उसकी आबादी बढ़ना शुरू हुई, शहर बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हुआ और अरबी बोलने वालों की तादाद भी बहुत ज़्यादा हुई। तो उसी दौरान फिर शहर के बिल्कुल वस्त में मस्जिद, एक हस्पताल और मदरसा यूसुफिया भी तमीर किया गया। और इसी दौरान जब इब्न अल अहमर ने जब अपना इक़्तिदार गरनाता के ऊपर पूरी तरह से मजबूत कर लिया, तो फिर उसने अपना महल सबीका की पहाड़ियों के ऊपर शिफ्ट किया, और ये वही महल है जिसे आज हम अल हमरा के नाम से जानते हैं। तो अल हमरा एक सेल्फ़ कंटेन्ड पैलेस था कि जिसके अपने हमाम, उसके अंदर अपने फोर्ट्रेस
और सर्वेंट क्वार्टर्स और ख़ादमों के रहने की जगह, लोगों के रहने की जगह, बादशाह और मलका के लिए तमाम लवाज़मात, वो सारी की सारी चीज़ें महल की दीवारों के अंदर ही मौजूद थी। इतनी कमज़ोर पोजीशन के बावजूद गरनाता स्टिल एक इंटेलेक्चुअल और कल्चरल इस्लामिक सेंटर था। उसका हमें यहाँ से पता चलता है कि मशहूर तारीख़दान और मुसन्निफ़ इब्न खल्दून और इब्न ख़तीब, ये दोनों गरनाता की अदालतों के काजी रहे। और फिर उसी सदी में इब्न बतूता, एक मशहूर मुसलमान सयाह था, उसने भी गरनाता का विज़िट किया।